बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोएब मरगूब और आप देख रहे हैं इदारा नज़र पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम मौजू पर। वो मौजू शुरू होता है जनरल, हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी के हैं जनरल साहिर शमशाद साहब, वो गए पिछले दिनों बांग्लादेश के दौरे पर। उनका 3 रोज़ा दौरा था। मालदीव भी गए जहां उनके बड़े अहम मुज़ाकरात हुए वहां के वज़ीर आज़म मोइज़ साहब के साथ। और इस मुज़ाकरात के बाद से इंडिया के अंदर जो कोहराम मचा हुआ है, हम आज उस पर बात करेंगे। इस कोहराम का क्या बैकग्राउंड है, इंडिया क्यों पिट रहा है, क्यों रो रहा है, और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ बन रहे हैं वो फ्यूचर में क्या एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि बड़ी अहम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें उनका क्या रोल होगा पाकिस्तान का और बांग्लादेश का, हम इस पर बात करेंगे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात में एक और बड़ी अहम तब्दीली आई है जो इंडिया के बकौल के पाकिस्तान की वजह से वो हो रहा है, और वो है एक इंतहाई अहम इंटरनेशनल दीनी शख्सियत का 9 साल बाद भारत का अपना बांग्लादेश का दौरा। और ये दौरा भी जो इंडियन टीवी और रेडियो और उनके जो चैनल्स हैं वो रो रहे हैं कि वो उन इलाकों में ये दौरा करेंगे जो भारत के सरहदी इलाके हैं, यानी जो बांग्लादेश और भारत का सरहदी इलाका है, वहाँ पे वो जाएंगे। तो कौन सी हैं वो शख्सियत जिनके टीवी पर इंडिया ने और बांग्लादेश ने पाबंदी लगा दी थी? बांग्लादेश ने पाबंदी लगाई थी उनके टीवी चैनल पर अपना इंडियन गवर्नमेंट के कहने पर। इंडियन गवर्नमेंट ने ही एक फेक अपना एक्ट ऑफ टेररिज्म में उनको मुलविस कर दिया था। उनके ऐसे एक नाम किसी ने ले दिया था, जैसे इंडिया में हज़ार मुकदमात ऐसे दर्ज हैं जिनमें शायद आपका भी नाम हो, क्योंकि फेक किस्म के नाम दर्ज होते हैं। और पाकिस्तान के इदारों के, पाकिस्तान के हज़ार नाम हैं, कोई इनकी तफसील में आप जाएंगे तो 15-20 हज़ार मुकदमे ऐसे निकल आएंगे। तो बहरकैफ हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद साहब ने 3 रोज़ा दौरा किया। और बांग्लादेश से पहले वो गए मालदीव में उन्होंने कई माहिदों पर मुज़ाकरात के, उसमें पेशरफ्त की। और इस चीज़ पर हम आगे अपना पाकिस्तान में और मालदीव में पैदा हुई कि हम उनके और वो हमारे जो एक इक़्तिसादी परेशानी उनको दूर करने में, इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। बांग्लादेश के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो गुज़श्ता तकरीबन कोई 1 साल से बहुत ज़्यादा तरक्की पा रहे हैं। और जिसको कहते हैं ना कि 1975 के बाद से पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश में कायम होना शुरू हुए। और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई वहाँ के चीफ़ एडवाइज़र जो हैं डॉक्टर अपना उनके साथ, और डॉक्टर साहब के साथ मुलाकात के अलावा और लोगों के साथ भी हमारे मुज़ाकरात मुसलसल जारी हैं। इसके अलावा फिर हमारी बातचीत हुई जो हमारे नायब वज़ीर आज़म इसाक डार साहब, वो बांग्लादेश के पिछले साल अपना अगस्त में। और इसके साथ बाद फिर हमारे जाम कमाल साहब भी, उन्होंने भी बांग्लादेश का दौरा किया। कई माहदे वहाँ पे हुए, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स पे साइन हुए। और उसके बाद से ही बांग्लादेश के साथ हमारी जो तिजारती ताल्लुकात वो बहाल हो गए। कुछ बांग्लादेश ने कहा कि जो हमारी तलखियाँ थीं उन पर भी कुछ मुज़ाकरात कर लेते हैं। हमने भी कहा कि भूल जाएँ, जो कुछ होता है माजी है, उनको जैसे मतलब गुजर गया, जो हो गया वो गुजर गया, तो उसको भूल के हम एक नए दौर का आगाज़ करें। और जो उनके डॉक्टर यूनुस साहब हैं बांग्लादेश के चीफ़ एडवाइज़र, वो बड़े सोबर और दानिश्वर और ज़ाहिर है मतलब एक इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो दुनिया को समझ रहे हैं कि फ्यूचर में उन्होंने किस तरीके से तरक्की करनी है। तो इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात में खिंचाव उस वक्त पैदा हुआ जब वहाँ पे जो नरेंद्र मोदी ने जिन पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मोदी क्या उनसे पहले भी जो उनकी पुरानी हुकूमतें थी इंदिरा गांधी के बाद और इंदिरा गांधी के आने वाली हुकूमतें, उन्होंने उन पर काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, हसीना वाजिद पे, और ख़ुद उनके जो वालिद थे उन पे भी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट की हुई थी, ट्रेनिंग भी उनको दी हुई थी इंडिया के कैंपों में। तो वो इंडिया के कैंप में इतने बुरे तरीके से जुड़े हुए थे कि हट नहीं रहे थे। और उन्होंने अपने बांग्लादेशी जो अवाम है उनका इतना इस्तेसाल किया हुआ था कि हद नहीं है, सारा कुछ उन्होंने अपने कंट्रोल में किया हुआ था। और एक हिंदुत्व का वहाँ पे जो है ना वो पूरा का पूरा रेडिकलिज्म जो है वो रीच पर था। हालत ये थी कि जब आपको याद होगा कि पिंडाल में जब एक कुरान पाक रखने से वहाँ पे मुजाहरे शुरू थे बांग्लादेश में, तो इंडियन निजाद हिंदू एक एसपी था कुमार, जिसने फायरिंग करके 4 मुसलमानों को मौका पर ही शहीद कर दिया था। बाद में बहरहाल हसीना वाजिद ने उसको अच्छी सीट दे दी थी, आने से पहले की बात है। तो इंडिया में, इंडिया के ईमा पर हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को भी इंडिया ही बना दिया हुआ था। और वहाँ के मुसलमानों के लिए बांग्लादेश जो हसीना वाजिद का था उसमें वो उनके लिए हिंदुस्तान ही था कि जो मुसलमान को इस्लाम की बात करता है उसको जेल मिल जाती है। और लाखों मुकदमे जो हैं वहाँ पे दर्ज हुए, जो बासदूर सियासी कारकुन हैं, हरीफ हैं, अपोजिशन लोग हैं, उन पर लाखों मुकदमे दर्ज हुए। ये मैं कोई मजाक में बात नहीं कर रहा, आप किसी इंटरनेशनल पे जाके सर्च करेंगे गूगल पे
तो वो आपको बताया गया कि कितने के पर्चे जो है ना वो सिर्फ इलेक्शन कैंपेन के दौरान हसीना वाजिद ने अपने मुखालिफ कारकुनों के ख़िलाफ़, लीडरों के ख़िलाफ़ दर्ज किए थे, ताकि झूठे बम धमाकों में उन्होंने जो साबिका सदर थी वहाँ की, उनके बेटे को भी मुलविस कर दिया। तो उन पर भी बेशुमार मुकदमे बने थे, जो बहरहाल अब जब आज़ाद अदालतें कायम हुई हैं तो वो बेगुनाह के निकले हैं। तो जनरल साहिर शमशाद साहब जब इस दौरे पर गए तो सबसे पहले तो उन्होंने मुलाकात की डॉक्टर यूनुस साहब के साथ। और एक चीज़ जिस पर इंडिया अभी तक रो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान ने डॉक्टर यूनुस साहब के साथ एक MOU साइन किया है, जो उसके तरफ पेशरफ्त हुई है वो ये है कि जो फेक न्यूज़ है इस पर देखें, दुनिया को फेक न्यूज़ का सामना है, हमें भी फेक न्यूज़ का सामना है, बड़े परेशान हैं, टेंशन में कि कैसे फेक न्यूज़ से छुटकारा पाए। इंडिया के अंदर जो हिंदुस्तानी मतलब लोगों की फेक न्यूज़ है उनको काबू करने के लिए वहाँ पे कुछ छोटे मोटे ग्रुप्स बने हुए, लेकिन जैसे डॉक्टर जुबैर साहब हैं एक, वो भी गिरफ्तार हो गए थे। तो फेक न्यूज़ को जो पकड़ने वाला वहाँ पे नेटवर्क्स है वो भी बाज़ औक़ात वहाँ पे कड़िक्की में रहते हैं, गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ता है उनको भी, और जो सच बोलते हैं वो जेलों में जाते हैं। गोदी मीडिया को खुली छुट्टी है, जो मर्जी कहता रहे। तो जनरल साहब के साथ जो पेशरफ्त हुई जिस पे पिट रहा है, और ये नुक्ता डॉक्टर यूनुस साहब ने जो उनका अपना एक्स अकाउंट है उस पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ हमारे क्या क्या मुज़ाकरात हुए हैं। तो ये सबसे अहम नुक्ता है जिसको वो समझ रहे हैं कि हमारा नुकसान होगा, क्योंकि फेक न्यूज़ का जो मास्टरमाइंड है वो तो इंडिया में है। जो कहते ये हैं कि 5 लाख के करीब जाली अकाउंट्स हैं व्हाट्सएप ग्रुपों के बने हुए। भारतीय जनता पार्टी के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उन्होंने 5 लाख से ज़्यादा अकाउंट्स बनाए हुए व्हाट्सएप पर, और 5 सेकंड में पूरी दुनिया में उनकी फेक न्यूज़ फैल जाती है। और जब पिछले दौर में जिसका मैंने ये बताया कि अभी इस दौर में भी काफ़ी उन्होंने परेशान किया हुआ था इनको, जो नए सदर आए, नए चीफ़ एडवाइज़र है डॉक्टर यूनुस साहब, उनको काफ़ी टेंशन में डाला हुआ था कि अपना आप जो हैं वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। इस्कॉन उनका एक इदारा है, मतलब जो इनका एक कंपनी है, बड़ी ग्रुप है। आप तो उनको क्योंकि माली मामलात होते हैं तो इसलिए मैं कंपनी कह रहा हूँ, वैसे तो उनका मज़हब ही है। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है बांग्लादेश में। तो उनके जो अपना जाली किस्म के लोग हैं उन्होंने उनके लीडर को, उनका जो मजहबी पेशवा टाइप जो भी था उसके बारे में कहा कि ये वहाँ पे मारा गया है जलसे जुलूसों में, लेकिन एक्चुअली वो ज़िंदा था। तो इस तरह के फेक न्यूज़ से डॉक्टर यूनुस बहुत तंग थे। तो उन्होंने अब पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान ने भी तो फेक न्यूज़ को बड़े अच्छे तरीके से निपटा है, और इसके निपटने में जो हमारे अस्करी इदारे हैं उनका बड़ा एक रोल है। तो इस रोल को जानते हुए डॉक्टर यूनुस ने हमारी तरफ, जिसको कहते हैं ना, दस्ते ताउन बढ़ाया कि आएँ हमारे साथ मिलके दुनिया को फेक न्यूज़ का सामना है। यानी डॉक्टर यूनुस साहब ने जो अपनी वेबसाइट पर डाला है अपने एक्स अकाउंट पर, उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़ेह की है कि फ़ेक न्यूज़ का सामना पूरी मतलब दुनिया को है। और फिर साथ ही उन्होंने ये भी बात की कि हम क़याम अमन जो वर्ल्ड वाइड है, जो ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता और अपना ये जो हमारा रीजन है, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर काम करेंगे। इस पर भी इंडिया को काफ़ी तकलीफ़ है। फिर एक और नुक्ता है जिस पे इंडिया ने कान पकड़े हुए, अपने, हमारे नहीं अपने, वो कान पकड़ के वो ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो एक उठान है ये तो मुमकिनात में नहीं है। मसलन पाकिस्तान ने उनको एक पेशकश की है कि आप अपना सामान जो है, क्योंकि इंडिया ने जो ट्रांस नेशनल एक पैक्ट था, वो जब डॉक्टर यूनुस ने पिछले साल अप्रैल में जब वो चाइना के दौरे पर गए थे, सॉरी मार्च में, पिछले इसी साल मार्च में वो चाइना के दौरे पर गए थे, तो चाइनीज़ सदर के साथ मुलाकात में उन्होंने एक नुक्ता कहा था। उन्होंने कहा था कि ये 7 सिस्टर्स हैं, 7 बहनें नहीं, 7 जो रियासत है इंडिया की जिसको मिला रही है एक सिलगुड़ी, एक नामी एक है सिलीगुड़ी, एक छोटा सा एक कॉरिडोर है जिसकी लेंथ को तकरीबन कोई 60 किलोमीटर बताता है, कोई 80 किलोमीटर बताता है, और चौड़ाई उसकी कहीं 13-14 किलोमीटर है, कहीं 17 और कहीं 22 किलोमीटर है। तो ये सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है इसको चिकन नेक कहा अपना हमारे जो बांग्लादेश के चीफ़ एडवाइज़र है उन्होंने। तो उन्होंने जब इसको चिकन नेक कहा तो उन्होंने चाइनीज़ जो प्रीमियर है, प्रेसिडेंट हैं शी साहब, उनको पेशकश की कि आप यहाँ ये लैंड लॉक एरिया है, हमारा इस एरिया पर कंट्रोल है, हम इस एरिया के मेन पावर हैं, तो आए हम मिल के इसको डेवलप करते हैं। तो वहाँ एक वर्ल्ड वॉर के ज़माने में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एयरपोर्ट बनाया था जिसका नाम जो है ना वो लाल मुनीर टाइप को था, LALMONIRHAT, तो इस तरह का कोई नाम था। तो इसको उन्होंने रीडेवलप करना चाहा डॉक्टर यूनुस साहब ने। जैसे ही इसके रीडेवलपमेंट की बात हुई, और जो हमारे वहाँ पे फ़ौजी अफसरान जा रहे हैं, जनरल साहब जो गए, और इससे पहले जो हमारे मुख्तलिफ लोग गए थे, और कुछ जो चाइनीज़ वहाँ पे जा रहे हैं, उन सब का एक मिशन ये है कि इसका अपने जो डिफेंस है बांग्लादेश का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इंडिया पहले
मोदी की गोद में था, उससे पहले जो लोग थे उनकी गोद में था, तो वो चूँकि इंडिपेंडेंस अपनी उनसे अलग करना चाह रहा है, तो उनको वहाँ पे बड़ी इस्तेकाम के साथ इन चीज़ों की ज़रूरत थी। तो ये जो एयरपोर्ट है वहाँ पे, जो शायद 1930 की दहाई में कहीं बना था, तो वो अब रीडेवलप हो रहा है। और इंडिया के अंदर जो चीज़ें खौफ के माहौल में छापी जा रही हैं वो ये कि इसके डर से जो है ना, वो हमारा जो डोकलाम का जो अपना एक एरिया है, उस पर भी पाकिस्तान को और चाइना को एक एक्सेस हासिल हो जाएगी, क्योंकि ये अड्डा जो है ये 1958 तक, जो एयरपोर्ट जो है ये 1958 तक फंक्शनल लाए, और पाकिस्तान और साबका मशरक़ी पाकिस्तान के दरमियान जो फ़्लाइट्स चलती रही हैं वो इस एयरपोर्ट से भी उड़ती रही हैं, बाकी और एयरपोर्ट से भी फ्लाई किया है। इससे के कोई 35-40 किलोमीटर के रेंज में मज़ीद 2 एक एयरपोर्ट है, वहाँ से भी फ़्लाइट्स प्रवास करती रही हैं, लेकिन यहाँ से भी करती रही हैं। तो अब डोकलाम में आपको याद होगा ना कि चाइना ने बड़ी ठुआई की थी, मार लगाई थी इंडिया की, जब वहाँ पे उन्होंने कुछ उनको धरअंदाजी करने की कोशिश की तो काफ़ी मार पड़ी। और अरुणाचल प्रदेश में भी उनका काफ़ी, चाइना ने, कहते हैं ये बकौल इंडियन जो ब्लॉगर्स हैं और उनका जो मीडिया है वो कह रहा है कि कोई 101 से ज़ायद मकानात उन्होंने बना लिए, गाँव के गाँव बना लिए, सड़कें बन रही हैं। तो ये सारा जो है ना एक कॉरिडोर एक लिहाज से बड़ा इस वक्त स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया है। और जो मतलब इंडियन कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो यहाँ अगर अपनी स्ट्रेंथ बना लेगा तो इंडिया की नेक वो यहाँ से गर्दन से दबो, चिकन है किसको इसीलिए कहते हैं कि एक तरफ हैवी पूरा चिकन है, दूसरे तरफ उसकी गर्दन है। तो ये जो 7 सिस्टर्स हैं जिसमें नीचे मणिपुर और नीचे अपना मिज़ोरम तक के एरिया आते हैं, आसाम भी इसी में है, तो एक साइड पर, दूसरी साइड पर इसके मगरबी बंगाल है, एक तरफ नॉर्थ में इसके नेपाल है और साउथ में इसके बांग्लादेश है। तो लैंड लॉक होने की वजह से अब इसको बढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि या तो वो नेपाल या भूटान को अपने अंदर लेगा या फिर वो बांग्लादेश का एरिया लेगा, क्योंकि जैसे ये कह रहे हैं कि इसको जो कॉरिडोर अगर कहीं पे 18 किलोमीटर है तो उसको बढ़ा के चिकन नेक की जगह पे लॉन्च नेक कर दिया जाए, इंडियंस कह रहे हैं। तो लॉन्च नेक करेगा तो फंसेगा, क्योंकि अपना वो बीच में दूसरे ममालिक का तो एरिया नहीं ले सकता, क्योंकि बाकी तो फिर बांग्लादेश है या भूटान है, नेपाल है और इस तरह के एरिया, और उनके पीछे चाइना है। तो चाइना का अब देखें कि जी मालदीव के साथ उनका हुआ, वहाँ पे वो डेवलपमेंट कर रहा है, और इवन भूटान के जो सिक्किम भी साथ ही लगता है। तो सिक्किम का जो मतलब अपना है किंग, और भूटान के जो लोग हैं ये भी मतलब चाइना के करीब हो रहे हैं। भाई एक किंग तो चाइना के दौरे पे जा चुके हैं मैं, और उस पर इंडिया ने काफ़ी कहा कि तुम हम तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हो, तुम जाके चाइना की गोद में बैठ गए हो। तो चाइना की गोद में थोड़ी बैठे हैं, चाइना तो उनको सपोर्ट करता है, उनको डेवलपमेंट देता है। चाइना तो एक ऐसा मुल्क है जो मतलब इकोनॉमिकली हर चीज़ को सस्टेनेबल बनाने के उसमें रहता है। तो बाकी इंडिया की तरह तो नहीं है कि उनको दस्तनगर बना दे और सारे राइट्स छीन ले, सारे राइट वहाँ पे अगर हिंदू अक्सरियत में तो उनको दिलवा दे, हिंदू अकलियत में तो उनको दिलवा दे, बाकी सबको हड़प करके बैठ जाए आराम से। तो वो चाइना ऐसा मुल्क नहीं है, वो बहुत अच्छा वो लोगों को डेवलप करता है, जैसे हमारे साथ भी उसके $65 बिलियन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो जनरल साहब जब वहाँ गए तो इससे ये 3 तरह के खौफ पैदा हुए। अभी जब ट्रांसनेशनल जो जिसका मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक जो मायदा था जिसके ज़रिए से बांग्लादेश जो वो बराह रास्त अपनी एक्सपोर्ट करता था नेपाल, भूटान को और मालदीव वगैरह को, तो इंडियन पोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकता है। इंडिया ने फ़ौरन अप्रैल में, गालिबन 11 अप्रैल को, क्योंकि अखबार में जब आया तो वो 11 अप्रैल की डेट के साथ आया था, तो 11 अप्रैल को उन्होंने वो ट्रांसनेशनल जो एग्रीमेंट था वो कैंसिल कर दिया। और अब उनका ख्याल था कि इसको बड़ा टैरिफ पड़ेगा, तो महंगी चीज़ें तो उन मुल्कों को जाएंगी जिनका इंडिया के साथ अलाइंस है। बांग्लादेश का तो इसमें नुकसान ही कोई नहीं है, वो तो अपनी प्राइस लेगा और जो कॉस्ट उसमें ऐड होगी वो ऐड कर लेगा, उसमें कौन सा लॉस है, और उसकी ट्रेड पर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आया। और अगर आप देखें तो चाइना बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है बांग्लादेश में, मालदीव में और इधर उधर। 11-11 अरब डॉलर के वहाँ पे कॉरिडोर बना रहा है अपना मालदीव में भी, और कई जो पुराने हैं वो उसको कर रहा है। अब इंडिया ये चाह रहा है कि वो मतलब चटागांव के एरिया में जो चकमा कबाइल हैं उनको सपोर्ट करे, क्योंकि उनका ख्याल है कि ये अपना कबाइली हैं तो अलग इनकी सोच होगी। इंडिया के अंदर कितने कबाइली हैं? 20 अपना करोड़ तो दलित हैं, तो उनको हिंदू बना के उन्होंने रखा, वो बेचारे कहाँ हिंदू हैं। और इसी तरीके से जो है ना वो अपना जो कबाइली हैं वहाँ पे जिनको ट्राइबल अपना कहते हैं कास्ट, तो वो अलग हैं। तो इंडिया में तो ट्राइबल पर ट्राइबल चढ़ा हुआ है, तो वो मतलब कैसे कह सकते हैं कि अगर चकमा एक कबीला है तो उसको कैसे वो कर सकते हैं सपोर्ट, ये बड़ा इंटरनेशनल होगा पैदा। तो पाकिस्तान ने 3 तरह के उनको ऑफर्स किए हैं, जो हमारे जनरल साहब भी गए, इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब गए थे, फिर जाम कमाल साहब गए थे। तो सारी हमारे उनके साथ ट्रेड तो शुरू हो गई है, जो तकरीबन 1975 के बाद से बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारी। उसके बाद हमारे उनके साथ जो एक और पैक्ट हुआ था वो ये था कि हम जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है वो हम इशू करेंगे, उस पर जो पाबंदियाँ हैं वो हम हटा लेंगे।
तो इसी तरीके से जो है ना, और मतलब ये एक और इसमें पेशरफ हुई है। इस वक्त जो इनके चीफ एडवाइज़र हैं डॉक्टर यूनुस साहब, उन्होंने अपने अकाउंट्स पे डाली है, वेब अकाउंट पे, बैंक अकाउंट में नहीं, वेब अकाउंट पर जो डाली है वो ये है कि 3 तरह के हो रहे हैं। नंबर 1, ट्रेड के लिए ये भी कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने ये ऑफ़र दिया है कि आप अपने माल को पाकिस्तान की जो कराची की बंदरगाह है वहाँ पे डंप कर दें और हम वहाँ से मतलब जब भी ऑर्डर आए वहाँ से सप्लाई दे दें। हमारे पास तो बहुत कैपेसिटी है, बहुत बड़े 3-4 हमने वहाँ पे हमारी अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, तो वो उसको सारा देख रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं, और हमारे पास बड़ी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे, तो वो करें। और बीच में से जो है ना इंडिया के नाज नखरे उसको फारिग कर दें और मार्केट यहाँ पे इधर यूरोप की तरफ मज़ीद ढूँढें। एक तो ये। दूसरा, ये जनरल साहब ने वहाँ पे पेशरफ्त की कि हम फेक अकाउंट्स की तो तबाही फेर सकते हैं, तो वो फेर भी सकते हैं। हमारे पीछे एक पूरा नेटवर्क भी हमने देखा है। और तीसरा जो मैंने कहा कि वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ा रहे हैं, मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द कहीं हम दर्जा भी दे देंगे जो आपके जहन में वही, मैं भी अभी कुछ अर्से बाद हम इस काबिल हो जाएंगे खुल के बात कर सकें। बहरकैफ एक वहाँ पे और अहम शख्सें जा रही हैं जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि वहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ शायद 2017 में, तो शायद नहीं, पक्की बात, तो एक बेकरी में हुआ, इंडिया ने कराया। आपको पता है इंडिया तो धमाके कराने के एक्सपर्ट है, वहाँ पे सारे जाली धमाके में बहुत सारे धमाके जाली हैं जिनमें इंडियन गवर्नमेंट खुद उनके जो मेले गाँव अपना बम ब्लास्ट था, मस्जिद के अंदर हुआ था वहाँ पे, वो कब्रिस्तान में, और मस्जिद के मलिका एरिया में हुआ था वो, उसमें उनके वो जो एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर बाद में MLA इलेक्ट हो गई थी, वो भी मुलविस थी, लेकिन कोर्ट ने उनको इसलिए रिहा कर दिया कि जी पुलिस ने ठीक तफ्तीश नहीं की। आपको पता है वहाँ पे जब हिंदू मुलविस हो जाए तो ठीक तफ्तीश नहीं करती। वहाँ पे जो हिम्मत उसको कुरकरे को मारा गया था, जो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे समझौता एक्सप्रेस की, समझौता एक्सप्रेस सारे जो उनके संत मंत थे वो सारे इसमें मुलविस थे, तो सारे से मतलब 6-7 लोग थे और जेल में भी गए। बाद में आपको पता है फिर हिंदुत्व पुलिस बीच में आ जाती है और ये लोग बच बुझ जाते हैं कि निचली अदालतों में फंसते हैं तो हाई कोर्ट में बच जाते हैं, हाई कोर्ट में फंसते हैं तो ऊपर जाके बच निकलते हैं। बहरकैफ हम पॉइंट की तरफ आते हैं। तो इंडिया ने जब ये डेवलपमेंट शुरू हुई थी वहाँ पे राफेल भेज दी। भी राफेल को तो हम यहाँ पे उनकी गिरा चुके हैं, कम से कम एक, ज़्यादा से 2 राफेल को तो हम उनके बर्बादी का रास्ता दिखा चुके हैं। ख़ुद फ्रांस परेशान है कि इंडिया इतना नालायक वहाँ पे ट्रेनर हैं कि उन्होंने हमारा एक इतना जदीद सोफिस्टिकेटेड राफेल गिरा लिया। तो कुछ राफेल वहाँ भेज दिए, फिर उन्होंने और जो वहाँ पे थी कोर उसको उन्होंने स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाएंगे कैसे? कॉरिडोर तो वही है जिसके बीच में बैठा हुआ है बांग्लादेश। अच्छा, अब वहाँ पे जो मैंने कहा कि जी 2017 में जो बम ब्लास्ट हुआ उसमें जाकिर नाइक जो डॉक्टर हैं उन पर पाबंदी लगी थी कि जी एक ने वहाँ पे, आपको पता पुलिस तो नहीं किसी का भी नाम ले दे, तो उसका भी नाम ले दिया कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो तकरीर की थी मैं उससे मुतासिर हो गया था। भाई डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो, उन्होंने इतने मासूम आदमी, उन्होंने तो आज तक कोई टेररिज्म की बात ही नहीं की, आज तक उन्होंने बात नहीं की। वो तो अपने बात करते हैं और मतलब हम आगे कि वो एक नुक्ता उठाते हैं, इवन उनसे इंडियंस भी सवाल करते हैं बड़े चुपते हुए तल्ख किस्म के। और फिर अब वो इंडियन मीडिया ये जोड़ है कि जाकिर नाइक को जो बांग्लादेश में बुलाया जा रहा है वो भी पाकिस्तान की हिमायत पर बुलाया जा रहा है। इसका मामला भी जो है वो हमारे लीडरों के साथ जोड़ा जा रहा है तो चलो जोड़ लो, हमें क्या। तो फिर साथ ही जो डॉक्टर जाकिर नाइक हैं वो ना सिर्फ बांग्लादेश का दौरा करेंगे बल्कि इंडिया की सफ़ों में जो खलबली मची हुई है वो इस वजह से है कि डॉक्टर जाकिर नाइक उन इलाकों में जाएंगे जो भारत और बांग्लादेश के सरहदी इलाके हैं। अब उनको ये डर पड़ गया कि ये तो सरहदी इलाकों में एक नई अपना उठान पैदा होगी, नया उभार होगा। जो इस्लाम को दबाया गया था हसीना वाजिद ने अपने एक तवील तरीन दौर में, तो वो तो फिर अपना मुसलमान की जो इस्लाम है वो पूरी तौर पे जाग जाएगा। तो उनको तो ये डर पड़ा हुआ है वहाँ पे कि ये जाकिर नाइक भी पाकिस्तानी जो हमारे लीडर्स हैं उनके कहने पर जो है ना डॉक्टर यूनुस ने उनको बुलाया है और अब वो उनकी इजाज़त मिल गई हुई, डॉक्टर यूनुस ने उनको NOC दे दिया हुआ, तो जाकिर नाइक भी बहुत जल्द वहाँ का दौरा करने वाले हैं। अच्छा, अब इसी में जो इसके जो इकनॉमिक इम्पैक्ट आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट आ रहे हैं वो कई लिहाज से जो है ना वो इंडिया की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा मुतासिर करेंगे। और इंडिया को ख़तरा ये है कि इंडिया यहाँ से रूट लेना चाह रहा था आसियान ममालिक की तरफ, यहीं से वो जाना चाह रहा था बैंकॉक और इस साइड पर कि जी हम जापान की तरफ भी निकालेंगे, कि हम सारे रास्ते बनाना चाह रहा था। अब इंडिया के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये पूरा कॉरिडोर इनसिक्योर हो गया।
अब इस इनसिक्योरिटी से बचने के लिए वो कह रहा है कि बांग्लादेश में 2 कॉरिडोर ऐसे हैं जो एक चिटागांग के करीब और इधर, वो इतने सेफ नहीं है। लेकिन वो ये भूल गए हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है। मणिपुर में अगर ड्राइवर मुसलमान नहीं है, गाड़ी को चलाने वाला आदमी मुसलमान नहीं है, तो वो कहीं ट्रैवल नहीं कर सकता, क्योंकि इस्लाम आपको पता ही है कि मोहब्बत का मज़हब है, दीन है हमारा। तो उसने जो वहाँ के जो हिंदू थे उन्होंने उनमें भी अपनी एक बनाई हुई है साख, और वहाँ के जो मसीह बरादरी उसमें भी साख बनाई हुई है। तो अगर आप, वो एक इंडियन व्लॉगर ने कहा है कि अगर टैक्सी ड्राइवर वहाँ की पुलिस को भी कहेगा कि मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है, तो वो पूरे ऊपर पहाड़ों तक जहाँ पे अपना हरीफ कबाइल उनके हैं, मसीही कबाइल जहाँ पे आबाद हैं, वो वहाँ तक भी जा सकता है, और हिंदू के जो ट्राइब्स हैं उनमें भी पेड़ पुर सकता है। तो बहरहाल मणिपुर जो है वो तो जल चुका हुआ है। नीचे मिज़ोरम तक आज़ादी की फसादात की तहरीकें, जो आसाम है वहाँ का, उसके अंदर अपनी तहरीकें हैं, जहाँ पे उन्होंने पहले 90 लाख को, जिसको कहते हैं ना कि स्टेटलेस किया। बाद में फिर जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा तो अब कहा जा रहा है कि शायद 55 लाख स्टेटलेस हैं, जिनमें कोई तकरीबन 60-70% जो है वो मुसलमान हैं और बाकी दीगर अक़लियतें हैं। लेकिन ये भी स्टेटलेस जो है अभी इनका कंफर्म नहीं है। तो आसाम के अंदर अपनी कई तरह के कबाइल और तहरीकें हैं जो अंदर उनकी उठ रही हुई हैं, और लीडरशिप का एक बहरान है। और ये बहरान फिर आगे दूसरी साइड पर बांग्लादेश, जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ तक जाते हैं। वेस्ट बंगाल में बहुत कोशिश की इन्होंने कि हम अपना सर उठा लें, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि हम ममता बनर्जी को साइडलाइन करके तो वहाँ पे 1 सीट जीत जाएं, लेकिन वो बेचारे वहाँ पे 1 सीट भी नहीं जीत सके। नरेंद्र मोदी की पार्टी का वहाँ पे अच्छा ढोल जो है ना वो फटा हुआ है, जो बोलते रहते हैं ना 24 घंटे। तो अब उनके नज़दीक बांग्लादेशी भी घुस बैठी हैं, पाकिस्तानी तो पहले घुस बैठे थे बेचारे, तो ये भी घुस बैठी हैं। तो अब उन पर भी उन्होंने पकड़ दकड़ शुरू की हुई, लोगों को उठा के बाहर अपने सरहद के दूसरी तरफ फेंक देते हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। और जो वहाँ का वेस्ट बंगाल है उसमें अपने पंजे गाड़ने के लिए वो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो ममता बनर्जी ये मुसलमान हैं, मुमताज़ हैं, और हर महीने एक नई मस्जिद बना रही हैं। तो पूरे हिंदुस्तान में गुज़श्ता 50 साल में कोई एक मस्जिद नहीं बनी, बल्कि वहाँ पे शहीद की गई हैं मसाजिद। बहरहाल ये हमारा भी टॉपिक नहीं है, बाद में कभी बात करेंगे। फ़िलहाल ये है कि जो हमारे जनरल शमशाद साहब ने दौरा किया वहाँ का, वो हमारे जो 5-6 मुलाकातें बड़ी अहम हुई, जिनमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ डॉक्टर यूनुस की, उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ डॉक्टर यूनुस साहब की, उसके बाद जाम कमाल साहब के साथ उनके लीडरशिप की, और हमारे जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें। ये इसकी एक इंतहाई अहम कड़ी थी, जिसमें ताल्लुकात इतने उरूज पर गए हैं कि अब इंडिया जो है ना वो खौफज़दा होने लगे और डर रहा है, और इसके रीजनल इम्पैक्ट जो है ना वो बरामद होना शुरू होंगे। उसकी वजह यह है कि एक तरफ तो इंडिया बांग्लादेश को तकरीबन खो चुका हुआ है, फिर इंडिया को इसमें से एक और भी जो नज़र आ रहा है कि पीछे उन्होंने जो उनका मुआहदा हुआ था पानी की तकसीम का बांग्लादेश के साथ, वो भी उन्होंने अभी रिन्यू नहीं किया। उन्होंने बारगेन करना चाह रहे हैं, कोई बातचीत करना चाह रहे हैं। लेकिन चाइना ने जब एक बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की, और जो बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइज़र हैं वो जब मार्च में गए थे दौरे पर, तो उन्होंने ब्रह्मपुत्र में जो दरिया ब्रह्मपुत्रा पर जो वो डैम बना रहा है चाइना, उसका भी विज़िट किया था। बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड जदीद डैम है, और ये जो डैम है ये बांग्लादेश के भी जो पानी के मसले हैं उनको हल करेगा, क्योंकि इंडिया को प्रेशर मिलेगा, और ये बारगेनिंग पावर बनेगा दरिया सिंध पर पानी की तकसीम की। तो ये जो ट्राइका बन रही है पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव वगैरह के साथ, और ग्रेटर बांग्लादेश का जो एक सीन पैदा हो रहा है। अभी मैं इसमें एक और जिस पर इंडिया में बड़ा ही कोहराम मचा हुआ है, वो एक तस्वीर का है। एक तस्वीर ये जारी हुई है कि जो एक किताब पेश कर रहे हैं डॉक्टर यूनुस साहब, हमारे जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी हैं जनरल साहिर शमशाद साहब, उनको एक किताब पेश कर रहे हैं। ये किताब क्या है? ये किताब एक्चुअली उस एहतजाज की अक्कासी करती है जो बांग्लादेश के अंदर हटाने के लिए हुआ हसीना वाजिद को। मुजस्मे गिराए गए, जिस मुहिम में मुजस्मे गिराए गए, उनके जो नाम नेहाद फादर ऑफ द नेशन थे, जिनका मुंह काला करके उनके मुजस्मों को गिरा दिया गया, जिनका नाम शेख मुजीब है। तो जब शेख मुजीब को हटाया गया, इन सारी पिक्टोरियल किताब बनाई गई। ये किताब डॉक्टर यूनुस ने मुख्तलिफ लीडरशिप्स को पेश की हैं, पूरी दुनिया में पेश की जा रही हैं, जो उनको मिलने आता है, जिनसे वो मिलने जाती है, वो उनको ये किताब पेश करते हैं। इस किताब का जो टाइटल है वो बड़ा मज़े का है, और वो उसको लिया जा रहा है ग्रेटर बांग्लादेश के पस मंज़र में। अब ये क्या कहानी है? ये कहानी ये है कि
बांग्लादेश का जो नक्शा है वो इनकम्प्लीट है। 1905 में जो है बांग्लादेश, जो मतलब बंगाल था पूरा का पूरा, उसमें ये सारी रियासतें शामिल थी, मणिपुर, आसाम और ये जो अपना मिज़ोरम और मेघालय वगैरह, ये सारी एक ही रियासत से निकले हुए हैं। तो वो ग्रेटर बंगाल और ग्रेटर बांग्लादेश को पस मंज़र में देख रहे हैं, यानी बंगाल भी वो इसमें अपना लेना चाह रहे हैं कि ये भी हमारा है, जो वेस्ट बंगाल इंडिया के पास है इस वक्त। अब जो उसकी किताब का टाइटल है वो जिस उस पर बड़ी बहसें हो रही हैं, वो ये है कि जो इंडियंस है वो ये रो पिट रहे हैं कि ये जो किताब पर एक नक्शा बनाया गया, ये नक्शा है या फ्लैग है। फ्लैग तो लगता नहीं, क्योंकि फ्लैग तो चुकोर होता है, ये तो नक्शे के टाइप का है। तो एक तो उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया कि फ़्लैग नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा है। ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा वो ऐसे है कि उसमें जो बांग्लादेश का एक्चुअल नक्शा है वो उस तरह का है नहीं जिसमें जो किताब में दिखाया गया है। किताब में ये है कि उसका एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कुछ एक तहरीक की अक्कासी करता है, जो उनका एक झंडे में कलर है, और उसके बाद जो उनका नक्शा बाउंड्री बनी हुई है ऐसी, वो उस वक्त बाउंड्री कंप्लीट होती है जब उसमें ये 7 सिस्टर्स शामिल हो जाएं। यानी ये जो 7 सिस्टर्स हैं इंडिया की, 7 बहनें जो हैं, 7 रियासतें जो हैं, ये अगर बांग्लादेश को ज्वाइन कर लें तो फिर वो जो नक्शा बनता है, ये डॉक्टर यूनुस ने बड़े तरीके के साथ दुनिया को बताया है कि ये है हमारा मुल्क, यानी ये है बांग्लादेश और ये बनेगा। अब दुनिया को तो समझ आ गई है कि क्या होने वाला है। इंडिया जो है वो इस वक्त यकता व तन्हा है, क्योंकि उसको बड़ी मार पड़ी हुई है मई में जो हमारे साथ 4 रोज़ा जंग की, तो अब वो अपने ज़ख्म चाट रहा है। कभी अमेरिका की तरफ देखता है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब अब तक 4 रोज़ पहले तक तो उन्होंने 50 मरतबा ये बात की थी, 50 मरतबा गोल्डन जुबली कर गए थे कि अपना पाकिस्तान की जंग हमने रुकवाई। अभी पिछले दिनों भी कहा कि पाकिस्तान ने जो है ना वो इंडिया के 6 या 7 तैयारे गिराएँ। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना वो एक इंडिया जो है ना वो बिल्कुल तनाव है। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बात कह देते हैं वो ज़ाहिर है वर्ल्ड लीडर हैं, तो सारी दुनिया उसको मानती है। तो इसीलिए आप देखें कि इंडिया का किसी के साथ मुआहदा मैच्योर नहीं हो सका। किसी मुल्क के साथ अभी तक वो मुआहदा करना चाह रहे थे, जो ऋषि सुनक थे, उनके साथ ट्रेड एग्रीमेंट FTA का अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका, फाइलों में है। अमेरिका के साथ रोज़ उनके पीयूष गोयल साहब जो उनके मिनिस्टर हैं कॉमर्स के, वो रोज़ कह रहे होते हैं मुआहदा हो जाएगा, मुआहदा हो जाएगा। खुद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कहा कि मुआहदा हो जाएगा, क्योंकि इंडिया ने कहा कि तेल मैं नहीं ले रहा रूस से, और अभी सुना भी है कि वो कुछ इसमें तब्दीलियाँ ला रहे हैं। बाहर कैफ इन सब से हट के हम फिर आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि ग्रेटर बांग्लादेश का जो है वो इस वक्त एक ऐसा मंजरनामा है कि वो इस रीजन में ये जो 7 कंट्रीज़ हैं उसमें वो इंडिया के लिए, जिसको कहते हैं ना कि गले की हड्डी बना हुआ है, और उसके लिए अपनी 7 सिस्टर्स को बचाना मुश्किल हो रहा है। अभी वो वहाँ पे हैवी इन्वेस्टमेंट करेगा जो जिस उसके उसमें नहीं है पसली में, क्योंकि इंडिया इस वक्त मकरूज़ तरीन ममालिक में शामिल है। अगर आप देखेंगे ना, हम अपने आप को कहते हैं हमने बड़े कर्जे लिए हुए, बड़े कर्जे लिए हुए, अगर टॉप 20 का कर्जा देखेंगे तो हम शायद उसमें शामिल ही नहीं होंगे। अमेरिका सबसे बड़ा मकरूज़ मुल्क है, उसके बाद और बहुत से मुल्क हैं जो बड़े मकरूज़ हैं। इंडिया जो है ना वो अपना कई 3-4 ट्रिलियन डॉलर का मकरूज़ है, तो हम तो अभी बहुत पीछे इंडिया से। तो बाहर क्या उसकी इकॉनमी ये नहीं देती कि वो इस इलाके की तरफ डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स करे। भी उन्होंने हमारी तरफ मास्क खोलने की कोशिश की है कि हम सर क्रीक पे जो है ना वो करेंगे अपनी एक्सरसाइज, तो कर लें भाई। हमारी जो फ़ौज है वो तो 1947 से रेड अलर्ट है, 48 से रेड अलर्ट है। जब से हमें पता है कि इंडिया कभी ना कभी कुछ ना कुछ कर सकता है, तो हम तो जब से बने उससे रेड अलर्ट है। इंडिया को रेड अलर्ट होना चाहिए, वो उसी तरह मुंह की खाएंगे जैसे पहले खा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो क्या जारी है बेचारा सिंदूर, तो बेचारा वो अंदर ही वहाँ पे रो रहे लोग कि क्या कर दिया मोदी ने हमारे, उनको खून का सौदा हो गया, सारे जो है ना वो हार के बैठ गए में। तो बाहर क्या ग्रेटर बांग्लादेश इस वक्त इंडिया की नाक का चना बना हुआ है, उसकी नाक में ऐसे फंसा हुआ है कि उसका दम घुटा हुआ है, उसके गले की हड्डी है कि सांस लेना दुश्वार हो रहा है। और हम ये उम्मीद करते हैं और इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि पाक बांग्लादेश ताल्लुकात जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो उसी तरीके से इंशाल्लाह बढ़ते रहेंगे, जिस तरीके से हमारे सिविल और मिलिट्री लेवल पे। मैंने अभी मिलिट्री लेवल की बात नहीं की, सिर्फ सिविल लेवल की है। जो हमारे जनरल साहिब साहब गए, इन्होंने मिलिट्री लेवल पे बहुत से किए हैं कि एक्सरसाइज करेंगे, कुछ तबादले भी होंगे, तो उस पर अभी मैं फ़िलहाल बात नहीं करना चाह रहा। पॉलिटिकल और इकनॉमिक्स के लेवल पर हमने भी बात की है।
तो दुआ करें कि ये ताल्लुकात इसी तरह बढ़ते रहें और हिंदुस्तान इसी तरह किसी कोने में बैठा अकेला तन तना रोता रहे। शोएब मरगूब को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।